आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जेना वर्ल्ड फैमिली से लंबे अरसे से जुड़े वरिष्ठ सदस्यों के अलावा आज हमें उनका भी स्वागत करने का अवसर प्राप्त है जो इस परिवार से नए नए जुड़े हैं। मैं स्वयं को गौरवान्वित मान रहा हूं कि आज मुझे इस अवसर पर स्वागत के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए नामित किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह पहल अपनी संस्था के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, जिसके तहत प्रत्येक सदस्य को समान अवसर दिया जाता है। यह इस सच्चाई से भी जाहिर है कि संस्था को हम पर संपूर्ण विश्वास है और मात्र यही एक वजह है कि आज मेरे जैसा एक व्यक्तित्व आपके समक्ष है। मैं इस सुयोग के लिए आयोजक मंडल का सहृदय आभार प्रकट करता हूं। तो आज का जो विषय है, जैसा जो आज का रखा गया, सुरंग के ऊपर ही परिचर्चा चलेगी। उसमें आज के दिन में जो ऐसी सुरंगें जिसके बनने से लोगों के जीवन में एक काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, उनकी सुविधाएं बढ़ गईं, उनका जीवन का ढंग काफी कुछ बदल गया। तो इससे मैं शुरुआत करूंगा आज की, और इसमें सबसे ज्यादा जो मैं महत्व दूंगा वो इस चीज को दूंगा कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद कश्मीर की एक समस्या हमारे सामने खड़ी हुई। कश्मीर के बारे में आप सब जानते हैं बैकग्राउंड, कि कश्मीर एक ये था, एक राजा के अंतर्गत था। कश्मीर के महाराज हुआ करते थे और वो क्राउन के डायरेक्ट, उनकी सॉवरेनिटी जो थी वो क्राउन, ब्रिटिश क्राउन से डायरेक्ट उनकी तरफ थी। तो इसके लिए जब आज़ादी दी गई देश को, तो निर्णय ये लिया गया था कि जितने भी एरियाज डायरेक्ट कंट्रोल में थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के, वो तो सीधे आज़ाद हो जाएंगे, और बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको अपना निर्णय लेना था, क्योंकि उनको वो सॉवरेनिटी जो उनकी वहाँ पर थी उसको ख़त्म कर दिया गया क्वीन के प्रति जो थी, और वो खुद सॉवरेन स्टेट्स बन गए और वो अपना स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम थे कि वो या तो खुद वहाँ का राज्य संभालें, सारी व्यवस्था जो है सेना के अलावा सब कुछ वो उनके अधीन हो, सारे नियम कानून बनाने का अधिकार उनको हो। एक ये था ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था कि वो जो दो देश बट रहे थे, एक भारत और एक पाकिस्तान, तो किसी एक से मिलने का भी निर्णय वो ले सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं वो निर्णय लेने के लिए। तो ये दो था, मतलब या तो भारत से मिलें या पाकिस्तान से मिलें। और ये तो जो कश्मीर का मुद्दा था उसमें ये था कि जो राजा थे वहाँ के, उनका जो अप्रोच था, जो भी सारा टेलीकम्युनिकेशन की व्यवस्था हो चाहे रोड हो, वो सब पाकिस्तान की तरफ से था। पेशावर से ही सड़क जाती थी कश्मीर की तरफ, और बाकी जो है वो घाटी में ही मुख्यतः वो संपर्क था, और घाटी के बाहर जो है वो एक पुरानी सड़क मुगल काल की बनी हुई थी, उसी मुगल की सड़क से होते हुए यातायात होता था। तो ये यही सिलसिला उसमें चल रहा था। तो राजा ने देखा कि वो, एक तो उसकी इच्छा थी कि मैं खुद मतलब शासन करूं, मैं किसी देश से मिलूं नहीं, लेकिन साथ ही साथ वो दोनों पाकिस्तान, नए पाकिस्तान और नए भारत से भी संबंध अच्छा रखना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो जैसा मैंने बताया ऑल कम्युनिकेशंस के जो थे साधन वो उधर से थे, और दूसरा ये था कि टेलीकम्युनिकेशन वगैरह का सब कुछ, और दूसरा इंडिया के लिए ये था कि इंडिया एक उनका वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह थे, वो प्रोडक्ट्स वहाँ के बहुत ही मशहूर थे, और उनका एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो भारत में था।
तो भारत से भी वो अच्छा संबंध राजा रखना चाहता था। लेकिन जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी भारत में, उसी समय वहाँ पे ये जो है शेख अब्दुल्ला जो है वो एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। केमिस्ट्री में उन्होंने एमएससी किया था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे, और वो काफ़ी मॉडर्न थिंकिंग वाले थे, और वो सामाजिक न्याय और इन चीज़ों पर विश्वास करते थे। तो वो वापस लौटे तो उन्होंने पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ही इसको चुना, और उन्होंने उस समय की जो दयनीय स्थिति थी जो किसानों की, और उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता था, लगान वसूल किए जाते थे, ये सबसे वहाँ की मुस्लिम जनता चूंकि ज़्यादा थी, वो ज़्यादा त्रस्त थी उससे। और जो बाकी जो पंडित लोग थे, हिंदुओं में तो ज़्यादातर वहाँ पंडित ही थे, कम दूसरी जाति के लोग तो कम ही थे हिंदू में, तो पंडित लोग ज़्यादा थे। तो पंडितों को जो है वो मतलब अच्छे अच्छे पद पर थे वो राजा के यहाँ, और डोगरा वासी जो लोग थे वो भी अच्छे अच्छे रेवेन्यू और सबके पोस्ट पर थे। तो वो लोग जो है मुस्लिमों पर बहुत अत्याचार करते थे। तो मुस्लिमों के लिए शेख अब्दुल्ला ने लड़ने की ठानी। शुरू में उसके लिए पार्टी बनाई, बाद में जो है फिर वो उसमें बाकी लोग भी शामिल हो गए, और उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया ऑर्गेनाइजेशन का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करके नाम रखा। उसके बाद वो राजा के विरुद्ध वो उनका संघर्ष था कि ये राजशाही खत्म होनी चाहिए और वहां पर भी डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो यही सब सिलसिला था। इसी में राजा जो है वो उसको क्रश करना चाहते थे, क्योंकि राजा ये नहीं चाहते थे कि वो वहां पर जनतंत्र लागू हो। लेकिन विद्रोह के स्वर उठ रहे थे, और पाकिस्तान और इंडिया से नो जो है अटैक ऐसी ट्रीटी साइन की थी राजा ने। तो इंडिया तो उसका पालन सही तरीके से कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान जो है उसने किया नहीं, और उसने जो है वो कबीले वाले जो थे, कबीलाई लोगों के को आगे करके पीछे से जो उसकी सेना है वो घुस गई, क्योंकि जब वो ट्रीटी साइन किया हुआ था तो उसका तो उल्लंघन करना मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बन सकता था। तो इसीलिए उन्होंने छद्मवेश में उसको किया, और वो लोग काफ़ी दूर तक बारामुल्ला तक पहुंच गए, काफ़ी मारकाट मचाई, काफ़ी संपत्ति लूटी। उन लोगों को छूट दी गई थी कि तुम जितना भी करो, और जो जमीनें वगैरह होंगी वो सब तुम्हारी हो जाएंगी, ऐसा करके प्रलोभन भी दिया गया था, क्योंकि जिन्ना बहुत डेस्परेट थे कि ये पाकिस्तान में मिले। तो अब जहां तक भारत का सवाल था, तो भारत भी उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता था। तो माउंटबेटन से लोगों ने सलाह भी ली, क्योंकि वो उस समय के भारत के स्वतंत्रता के बाद वही प्रथम वो गवर्नर जनरल बने थे। तो उनसे सलाह ली गई, तो उन्होंने यही बोला कि नहीं, देखिए, जब तक वो राजा हम इंडिया से मिलने की संधि पर साइन नहीं करता है, ट्रीटी पर साइन नहीं करता है, तब तक जो है हम इंडिया की तरफ से कुछ नहीं करना चाहिए, हमें हम नहीं कर सकते, इट विल नॉट बी मोरली राइट। तो काफ़ी कन्विंस करके पटेल इसके भी पीछे पड़े थे, और उनके जो ये थे सेक्रेटरी जो उनको असिस्ट करते थे इस मामले में, तो उन्होंने जो है उसमें काफ़ी ये मीटिंग्स वगैरह की राजा से। राजा जो है वो सुबह जो है उसने कुछ बहाना करके मीटिंग से इनकार कर दिया, इस तरह से करके टाल मटोल की प्रवृत्ति चलती रही। बाद में जब लगा कि नहीं, वो जब बारामूला तक पहुंच गए, तब फिर राजा को लगा कि नहीं, अब स्थिति बाहर हाथ से निकलती जा रही है। तो मजबूरन जो है उनको वो एक्सेशन के पेपर पर दस्तखत करना पड़ा, तब जा करके भारत की सेना का प्रवेश हुआ कश्मीर में। और जो प्रवेश हुआ उस समय में, जैसा मैंने बताया था, सड़क का संपर्क जो है इस तरफ से जम्मू की तरफ से नहीं था। तो ज़्यादातर वाहनों को एयरलिफ्ट करके ले जाना पड़ा, मतलब जितने टैंक्स और ये सब बहुत चीज़ों, काफ़ी चीज़ों को एयरलिफ्ट करके ले जाना पड़ा, और ले जाके वहाँ ड्रॉप किया गया। उसके बाद फिर पहाड़ी के ऊपर चढ़ाने के लिए, जैसे टैंक जैसे भारी भारी जो ये थे, उनको पहाड़ियों पर चढ़ाना मुश्किल था उस समय में, तो उसको डिसमेंटल कर दिया गया टैंक्स को, और उनके टुकड़े पुर्जों को उठा उठा करके लोग लेके गए।
और ऊपर में जा करके फिर असेंबल कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जानते ही हैं कि अभी जो इसका जो युद्ध हुआ था कारगिल का, तो उस कारगिल वगैरह एरिया में भारतीय सेना पहुंच गई इस तरह से, जिसका कि पाकिस्तान को कभी गुमान नहीं था कि ऐसा भी इंडियन फौज कर सकती है। तो इस तरह से करके इंडियन फौज ने काफी दूर तक उनको खदेड़ दिया। लेकिन जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां तक पहुंचते पहुंचते युद्ध काफी समय तक चल चुका था, और उसमें यूएन नया नया बना था, तो सबको भरोसा था। जवाहरलाल नेहरू बहुत थोड़ा आइडियलिस्ट टाइप के आदमी थे, तो उनको भरोसा था, और माउंटबेटन भी इसके पक्ष में थे कि इसे जो है यूएन में ले जाया जाए, इस इशू को। तो यूएन में ले जाया गया। उसके बाद खैर आगे के बाद जो भी है मैं यहाँ पर कट शॉर्ट करूंगा, उसके बाद तो वो चीज़ें आपको बताऊंगी। तो मेरा ये कहना था कि तब ये जरूरत महसूस की गई कि चूंकि अब भारत के हिस्से में जो आया है पोर्शन, उसका कनेक्शन इंडिया की तरफ से होना चाहिए। और उसी सिलसिले में जो एक टनल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टनल बना, जिसका नाम जवाहर टनल रखा गया। पहले उसके ऊपर एक छोटा सा टनल हुआ करता था जिससे लोग आते जाते थे, तो उसमें बड़ी कठिनाई होती थी। लेकिन जब ये जवाहर टनल उस समय का सबसे लंबा रोड का टनल बना, और इस टनल ने सही अर्थों में लोगों की जिंदगी बदल दी, क्योंकि ये सारा जो जम्मू साइड से जितना मतलब ये था यातायात और जो जो व्यवसाय सारा कुछ, वो उसके चलते उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई, स्टेट के विकास में उसका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इस तरह से टनल आप देखते हैं कि एक वो पहाड़ी थी, पीर पंजाल की जो पहाड़ी है, उसके वो उसने एक डिवाइड का ऐसा काम किया था, जो कि पुराने ज़माने में जो भी ऐसे ऊंचे पहाड़ होते थे उनको पार करना बहुत ही कठिन होता था, तो लोगों को पैदल जाना पड़ता था या इस तरह से, तो वो बहुत कठिनाई वाली बात होती थी। लेकिन जब ये व्यवस्था हुई तो उसके चलते आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन आया। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, जो कि शुरुआत में, भारत के शुरुआती दौर में जब ये इसका असर हुआ। इसके पहले जो भी टनल, यहाँ पर कोई ऐसे यातायात वगैरह के लिए टनल नहीं बनते थे, सिवाय जो कुछ अंदर में जो टनल्स बने थे वो रेलवे के टनल्स ही ज़्यादा थे, और कुछ सड़कों पर भी टनल्स बने। वैसे हर एक टनल जो है वो उसका फायदा तो होता ही होता है, क्योंकि उससे जो है वो आवाजाही जो है, यातायात जो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाती है और उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये बाकी टनल्स जो हैं छोटे छोटे थे, जो कि अभी विभिन्न राज्यों में बने। रेलवे में भी टनल्स वो तो ब्रिटिश पीरियड में ही बने थे। रेलवे एज सच जो रेलवे लाइनें बिछी, वो उससे भी यहाँ के, हालांकि वो बिछाई गई थी, उसका उद्देश्य शुरू में अलग था। उसका उद्देश्य जो है वो अपने माल को दूर दूर तक पहुंचाना, ब्रिटिश के माल को अपना वो उस नज़रिए से उसका बनाया गया था। लेकिन उसका जो पॉजिटिव प्रभाव है वो भी पूरे देश पर पड़ा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो माइंस हैं उड़ीसा एरिया में, उसमें बहुत तरह के, या फिर झारखंड में भी जो बहुत से माइंस हैं, उन माइंस से जो जो आते थे मिनरल्स वगैरह, जिनसे कि स्टील वगैरह सबका प्रोडक्शन यहाँ पे इंडिया में भी चालू हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसके लिए रेलवे लाइन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो राउरकेला अगर आप देखें तो राउरकेला में जो इस्पात का कारखाना लगाया गया, तो राउरकेला जो है वहाँ पे एक बहुत छोटा सा स्टेशन पहले हुआ करता था। वो जो लाइन थी बंगाल नागपुर रेलवे लाइन थी, तो उसका वो छोटा सा स्टेशन हुआ करता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के समय में ये निर्णय लिया गया कि कई स्टील की फैक्ट्रियां जो हैं सरकार भी लगाएगी। पहले तो टाटा ने लगाया था जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर एक अच्छी जगह चुनी थी उन्होंने, क्योंकि वहाँ भी झारखंड से सारे जितने मिनरल्स, कोल वगैरह उनको उपलब्ध थे।
और उसके लिए लाइनें वगैरह बिछी रेलवे की, और टाटा लोकोमोटिव वर्क्स करके उन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें कि लोकोमोटिव रेल सारे प्रोड्यूस होते थे। उन्होंने अपने खपत के लिए भी उसको इस्तेमाल किया, और भारतीय रेलवे को भी काफ़ी उससे लाभ हुआ। बाद में हालांकि उन्होंने वो रेल वाला व्यवसाय बंद कर दिया। तो ये आप जो राउरकेला से जो आप आगे बरसुआ वगैरह जगह है, वहाँ पर माइंस हैं, अलग अलग माइंस हैं। उन माइंस को कनेक्ट करने के लिए जो है वो लाइंस बिछाई गई। तो उस वो लाइंस में टनल्स आते हैं रास्ते में, खास करके जो आप ये बरसुआ में तो नहीं होता है, लेकिन जो उसकी लाइन एक और आगे जाती है, वो जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के से दोनों साइड वो मतलब लाइंस हैं। एक जो डोंगापोसी वगैरह साइड से उधर जाते हैं, और एक जो लाइन है ये राउरकेला से उस तरफ जाते हैं। वो पहाड़ी के दोनों तरफ वो जाकर के लाइन खत्म होती है, और वहाँ से माइंस एंड मिनरल्स जो है वहाँ से कैरी किए जाते हैं। तो इधर वाला जो लाइन था, मैं उसका इंचार्ज भी रहा हूँ, तो उसमें जो टनल्स बने, वो टनल्स उसमें बनाने पड़े। तो टनल्स जो है उसका मेंटेनेंस हमारे हिस्से था, रेलवे का, जब मैं वहाँ अधिकारी था, DEN था, डिविजनल इंजीनियर। तो वो टनल जो है वो हमारे भारतीय रेलवे ने बनाया था, और उसमें कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है रेलवे का, वो खुद काम करता था, और इसके लिए नियुक्तियां की जाती थी। सारे रोजगार जो है वो सरकारी रोजगार देती थी, और वो लोग जो है डेडिकेटेड टीम एक काम करती थी, जिस मशीन सब रेलवे के पास ही होती थी, उससे खुदाई उदाई टनल की सारी कुछ हुई। और वो तीन किलोमीटर के टनल जो है वहाँ पे तीन टनल्स जो है वैसे खुदे गए वहाँ पे, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रेडियंट भी है। तो काफ़ी कठिनाई थी वहाँ पर उस समय में काम करने में, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया गया। और वो सारी चीज़ें जो है वो राउरकेला जो स्टील प्लांट है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रही। और ये स्टील प्लांट से प्रोडक्शन स्टील का काफ़ी हुआ। जर्मनी की टेक्नोलॉजी वहाँ यूज की गई थी, जर्मनी के लोग आए थे। तो इस तरह से इसका जो है देश की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसमें सिर्फ लोगों के आवाजाही में ही सुविधा नहीं हुई, बल्कि इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज ऑफ ये आयरन ओर और ये सब के चलते, वहाँ से ज़्यादातर आयरन ओर ही आते थे। और जो बाकी वो लाइम वगैरह का होता है, डोलोमाइट वगैरह, वो बीर मित्रपुर एक है, वहाँ तो टनल नहीं जरूरत नहीं थी, तो बीर मित्रपुर से डोलोमाइट वगैरह लाया जाता था, और यहाँ से आयरन ओर वगैरह लाया जाता था। तो ये एक इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से आप देखेंगे एक जो रेलवे की जो सुरंगें हैं इनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज के डेट में अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में फिर वही जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टनल का जो योगदान है वो भी वही बनिहाल वाला टनल है, जो कि ये जो पीर पंजाल पहाड़ी है उससे होते हुए जाती है। और ये तो बहुत बड़ी टनल है, 11 किलोमीटर से ज़्यादा है इसकी लंबाई, और ये थोड़ी नीचे हाइट पे बनाई गई है, जिसके चलते जो बर्फबारी वगैरह होती है उसका प्रभाव कम पड़े। जब बर्फबारी हो उस समय ही प्रॉब्लम होती है, बाकी समय में दिक्कत नहीं होती है। जबकि अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो परमाफ्रॉस्ट रीजन वगैरह से गुजरने में फिर आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो हमेशा वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो उस इलाके में से जाना इसमें दिक्कतें आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उसका योगदान रहा है। और इस तरह के अभी जितने रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं लगभग हर जगह, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें सुरंगें, बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई जा रही हैं, बन गई भी हैं। ये इस सब से जो है नॉर्थ ईस्ट के विकास पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा उसका, क्योंकि रेलवे लाइंस को आप जानते ही हैं कि
जो जैसे शरीर की धमनियां हैं, वैसे ही रेलवे ट्रैक को भी पूरी वो धमनियों का जाल बोलते हैं पूरे देश के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर रेल यातायात का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जितनी कैरिंग कैपेसिटी रेलवे की होती है आज के डेट में, रोड्स की और खास करके हिली एरियाज में रोड्स का उतना योगदान नहीं है। जो मैदानी इलाके हैं उसमें तो खैर काफ़ी यातायात रोड से भी बढ़ गया है, रोड का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। वो मोनोपोली तो कम से कम रेलवे की खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी रेलवे का आज के दिन में भी बहुत बड़ा योगदान है। और रेलवे की कई टनलें जो हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कई टनलें जो हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर में और बाकी टनल्स हैं जो कि छोटे छोटे हैं, 6 किलोमीटर वगैरह तक के भी हैं, उनका भी ऑब्वियसली रेलवे ट्रैक के लिए बनाना पड़ा है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा ही, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और अभी हाल में एक और मैं बता सकता हूँ, मैंने एक और टनल के लिए काम किया था, तो वो महाराष्ट्र में था। वहाँ पर जो आपटा और नागथाने करके टनल, 2 टनल्स थे। वो टनल जो है रेलवे लाइन का जो ये हुआ है, डबलिंग वगैरह हुई है और उसका जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें वो टनल्स बने हैं। वो टनल्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो रेलवे को, वो लाइन को दूसरी ओर से जोड़ते हैं। और वही सब जगह वही स्थिति है कि उसका प्रभाव जो है इकोनॉमी पे काफ़ी पड़ेगा। हालांकि वहाँ पे वैसे मिनरल वगैरह की बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे यातायात की व्यवस्था जो है, और रेलवे में ये जान लीजिए कि पैसेंजर्स की ढुलाई तो खैर है, लेकिन उसका जो महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो जो है वो फ्रेट है। फ्रेट ढोने वाले, रेलवे जो है ज़्यादा फ्रेट ढोने वाली संस्था है, पैसेंजर्स के लिए जो व्यवस्था है वो अलग से है। और कॉमन ट्रैक का इस्तेमाल अब तक होता रहा है, हालांकि अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं। हालांकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स अभी तक जो बने हैं मैदानी इलाके में ही बने हैं, तो उसमें कोई ऐसे टनल की आवश्यकता नहीं पड़ी है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण परियोजना रेलवे की रही वो है कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे का नाम जो है वो उसको लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सफल अभियान रहा। काफ़ी दिनों से, ब्रिटिश पीरियड से ही ये योजना थी कि वहाँ से होते हुए वो ये रेलवे लाइन उस तरफ से जाए। लेकिन उस समय समस्या ये थी कि टेक्नोलॉजी शुरू में उतनी विकसित नहीं थी, तो जैसा कठिन इलाका था वो, उसमें एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, तो ब्रिटिश समय में वो हो नहीं पाया था। तो ये जो वेस्टर्न घाट के किनारे किनारे जो है वो पूरा वो नई लाइन बिछाई गई, जिसको कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसके लिए सेटअप किया गया। और वो एक्चुअली एक जो एक ऐसी संस्था थी जिसको कि खुद अपना मतलब फाइनेंसिंग की व्यवस्था उसको खुद करनी थी, और कुछ स्टेट सपोर्ट कर रहा था और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी। तो ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इसने अपने बॉन्ड्स जारी किए थे और वो बॉन्ड्स काफ़ी पॉपुलर हुए थे, अच्छे रिटर्न्स उन्होंने दिए और बहुत ही समय पे ये परियोजना समाप्त हुई। काफ़ी दिक्कतें थी उसमें, बहुत चैलेंजिंग वर्क था, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस भी, वायडक्ट्स भी बने, कई किलोमीटर के ब्रिजेस बने, एक से मतलब 2-2 किलोमीटर वगैरह के ब्रिजेस बने, कई ऐसे टनल्स, बड़े बड़े टनल्स थे। उस समय में टनल के नए टेक्नोलॉजी का शुरुआती जो इस्तेमाल हुआ वो कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट में हुआ। और आपको शायद पता हो कि हमारे जो श्रीधरन साहब, जिनको मेट्रो मैन की उपाधि दी गई, वो उन्होंने वो जो अपना नाम कमाया है और उनका नाम अमर हुआ है, वो कोंकण रेलवे से ही हुआ। उनकी क्षमता की पहचान वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा हुई। उसके बाद फिर उनकी उसी क्षमता की वजह से उनको यहाँ पर
दिल्ली मेट्रो की जिम्मेदारी संभालने का ये गुरुतर दायित्व दिया गया था। तो वो कोंकण रेलवे जो भी उससे गुजरे हों तो वो रियलाइज कर सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था और उसके आने से कितना ज़्यादा मतलब परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पहले उस क्षेत्र में जाने के लिए कितना घुमावदार रास्ता हुआ करता था, अभी आप स्ट्रेट वो रास्ता मिल जाता है और काफ़ी समय की बचत होती है, काफ़ी माल ढोए जाते हैं, डायरेक्ट आप केरला तक पहुंच सकते हैं उसके माध्यम से। उसके बाद उसके बाद आया दौर मेट्रो का। तो मेट्रो में जो है वो पहले तो शुरुआत हुई कलकत्ता में जब शुरुआत हुई तो रेलवे ने खुद ही उसकी जिम्मेदारी उठाई मेट्रो बनाने की, और उसमें डिजाइन में जो डिप्टी चीफ इंजीनियर थे वो भी ये मिस्टर श्रीधरन ही थे, तो उनकी क्षमता उस समय से ही पहचानी जा चुकी है। तो वहाँ पर लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी चूंकि बहुत एडवांस नहीं थी, तो वहाँ पर कट एंड कवर का ही इस्तेमाल ज़्यादा करके, यानी वो गड्ढा ये खोद करके और उसमें फिर टनल बना करके ऊपर मिट्टी से उसको ढकना, ये प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया। तो जिसमें काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि जो बड़ा शहर होता है उसमें कंजस्टेड इलाका भी होता है, काफ़ी सड़कें होती हैं, उसके अंदर में इस तरह का काम करना और उसका जो आजू बाजू के बिल्डिंग्स पर उसका खराब असर, उसके फाउंडेशन पे खराब असर, ये सारी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी कभी ज़्यादा मतलब दुर्घटनाएं भी कुछ घटी, लेकिन वो सब करते हुए वो पहला मेट्रो सक्सेसफुल मेट्रो ऑपरेशन में आया, वो कलकत्ता का था। लेकिन उसके बाद दिल्ली मेट्रो का जब दौर आया तो जिसमें श्रीधरन उसके चेयरमैन बने, तो उस टाइम तक टेक्नोलॉजी जो है विश्व में काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी और ये फैसला किया गया कि हम लोग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको फॉलो करेंगे। तो उसको फॉलो करते हुए वो मेट्रो बनाया गया, और उसके लिए जो है जो कंसल्टेंसी के लिए जो फर्म्स बुलाई गई वो इंटरनेशनल बिडिंग की गई उसमें, जिसमें कि लोग जो है वो बाहर के भी जो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं वो उसमें हिस्सा ले सकें। हाँ, उसमें इंडियन फर्म की भी भागीदारी होना जरूरी था पूरी तरह से, मैंने एक पार्टनर जो है इंडिया का होना था, तो वो उसमें राइट्स जो है हमेशा उसमें रहा पार्टनर के रूप में। तो राइट्स की भी क्षमता का विकास हुआ इसके चलते। उसको जनरल कंसल्टेंट्स बोलते थे, जिसमें कि फ्रांस और जापान और ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह कई कंपनियां जो है एक साथ आई और उन्होंने काम किया और नई टेक्नोलॉजी लेके आए। तो उसमें जो टनल जहाँ भी मतलब ये कंजेस्टेड इलाका है, हर जगह वहाँ पे टनल ही डाली गई है। जितनी लाइंस हैं आप देखेंगे कि वो सब लाइंस में टनल्स, कुछ ना कुछ टनल्स आए ही हैं। और वहाँ जो टनलिंग हुई अब जो है वो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी से हुई, जिसको कि टनल बोरिंग मशीन बोलते हैं। वो टनल बोरिंग मशीन जो है, जैसे आप ये यूँ समझिए कि जैसे चूहा वगैरह जो है या जो छुछुंदर है वो अपने लिए सुरंग बनाता है, तो उसी टाइप उसको मोल मशीन भी बोलते हैं कि चूहा जैसे अपने दांत से वो या इससे अपने पंजों से वो मिट्टी को ये करता है, खींचता है और निकालता जाता है, बढ़ाता है। तो वो जो छोटा उसका ये बिल होता है वो वहाँ पर खुदने के बाद भी वो धंसता नहीं है। उसके ऊपर से आप भारी भरकम चीज भी ऊपर से जमीन से ले जाइए तो उसके वो बिल जो है उसका वो टूटेगा नहीं, वो धंसेगा नहीं। तो इसका कारण ये है कि उसमें एक आर्चिंग एक्शन होता है जो तो बिना मतलब सिर्फ मिट्टी में ही वो उतना छोटा होता है तो वो टिक जाता है। लेकिन बड़े आपको जो ट्रेन चलानी है वो भी दोनों दिशाओं में चलानी है, तो उसके लिए एक्चुअली दो ट्विन ट्यूब्स बनाए जाते हैं, क्योंकि एक ट्यूब बनाने में तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसमें दिक्कत आएगी। तो अप और डाउन लाइन के लिए अलग अलग एक दूसरे के अगल बगल में डाला जाता है, वहाँ पर दूरी थोड़ी बढ़ाई जाती है और दोनों टनल के बीच में वो क्रॉस पैसेजेस भी लगाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है टनल बोरिंग मशीन से टनलिंग की जाती है और उसमें कंक्रीट की
लाइनिंग जो है कास्ट करके पहले से रखी रहती है, उसमें वो सर्कुलर होती है और उसमें जोड़ होते हैं, मतलब सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, यानी जो ये लंबाई की जो दिशा है उसमें ही नहीं, बल्कि अक्रॉस जो होता है, माने जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी जॉइंट्स जो है वो डाले जाते हैं। यानी एक रिंग जो है वो पूरा एक रिंग पूरा नहीं होता है, उसके टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को रख रख करके जोड़ा जाता है। और टुकड़े में जो जोड़ भी होता है वो जोड़ एकदम से हॉरिजॉन्टल नहीं होकर के थोड़ा इंक्लाइन भी कुछ जोड़ों को रखा जाता है। वो डिज़ाइन इस तरह से होती है ताकि वो ठीक से आपस में एक दूसरे से जुड़ सके। उसके बाद उसको बोल्टिंग करके दोनों जो डिफरेंट टुकड़े होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है और इस तरह से करके उसमें मजबूती आ जाती है। और वो जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग के और जो खुदाई हुई है उसके बीच में गैप रखा जाता है, अदरवाइज वो तो फिट करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए वो जो गैप रहता है उसमें फिर एक ग्राउट भर दिया जाता है। ग्राउट का कॉम्पोजिशन दो होता है, एक प्राइमरी ग्राउटिंग होती है, उसके बाद फिर सेकेंड फेज में फिर सेकेंडरी ग्राउटिंग की जाती है। इस तरह से करके उसको पूरा सील कर दिया जाता है। तो पानी जो है बिल्कुल अंदर रिश्ता नहीं है, और थोड़ा बहुत जो पानी आएगा तो उसके लिए पंपिंग की व्यवस्था भी रखी जाती है। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो इस गोल होता है, तो उसमें कंक्रीट भरा जाता है, उसके ऊपर में वो ट्रैक स्लैब और प्लिंथ ये सब उस पर ले किया जाता है। तो इसने भी जहाँ जहाँ भी, तो सिर्फ ये शुरुआत तो हुई दिल्ली से, लेकिन ये बैंगलोर में, उसके बाद सिर्फ बैंगलोर में नहीं, देश के विभिन्न कई शहरों में, चेन्नई है या फिर नागपुर है या फिर पुणे है या फिर अहमदाबाद है, इंदौर में भी बात चल रही है, पटना में भी बात चल रही है। तो ये सब जो है, इन सब शहरों में मेट्रो आ रही है, और जहाँ भी उसको कंजेस्टेड इलाके से गुजरना है वहाँ पर वो टनल बनाते हैं। और आप कोई भी अनुभव कर, कम से कम दिल्ली तो आना कई लोगों का होता ही होगा, तो इसने कितना आसान बना दिया है। क्योंकि जो कलकत्ता में जो मेट्रो बना था, शुरू में तो लोग उसको सिर्फ घूमने के उद्देश्य से उसका इस्तेमाल करते थे, उसका ऐसा यातायात पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हो ऐसा नहीं था। लेकिन दिल्ली के जो मेट्रो बने हैं, सबसे ज़्यादा तो उस पर उसका योगदान रहा है ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने में। आप समझ सकते हैं कि अगर वो मेट्रो लाइंस नहीं होती तो आज दिल्ली में जो इतनी भीड़ भाड़ है और इतने पैसेंजर्स हैं, ये कैसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते, जबकि रोड यातायात में आज भी कंजेशंस हैं, आज भी प्रॉब्लम्स है। कई फ्लाईओवर्स वगैरह बनने के बाद भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है दिल्ली में, काफ़ी ट्रैफिक जैम्स होते हैं। तो ये ट्रैफिक जैम्स को, अच्छा सिर्फ ट्रैफिक जैम्स ही नहीं, जो शहर का विकास होता है, शहर का पहले का जो विकास का तरीका था, उसमें जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे वो एक जगह पर केंद्रित होते थे, सारे व्यापार के केंद्र, सब कुछ, ऑफिसेज, इंपॉर्टेंट ऑफिसेज सब एक ही एरिया में हुआ करता था, और सारे लोग ट्रैवल करके उस एरिया तक पहुंचते थे। ये जो सिस्टम था, इसमें कंजेशन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का इसके चलते भी होता था। तो अब जो है एक से ज़्यादा बिजनेस सेंटर्स का कंसेप्ट ये मेट्रो वगैरह की वजह से आना शुरू हो गया है, और शहर का विकास जो है चारों तरफ हो रहा है, और कई बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, अलग अलग स्पेशलिटी के लिए अलग अलग जोन्स हैं। और वहाँ पे तो उसके चलते, और उसके आजू बाजू में रहने वाले लोग ज़्यादातर वहाँ पर ही रहना पसंद करते हैं, ताकि उनका वो जो जाने आने का समय है वो काफ़ी कम हो जाए। और मेट्रो की एक खासियत ये भी है कि पूरा एयर कंडीशनड है। यात्रा करने में आप चाहे बहुत धनी हो चाहे आप गरीब हो, दोनों वर्गों के लोग जो है उसमें यात्रा करना अच्छा मानते हैं। धनी वर्ग को जो सुविधा चाहिए, एसी वगैरह की और ऐसा सब कंफर्ट चाहिए, वो उनको मिल जाता है। जो गरीब वर्ग है उसको जो भाड़ा लगता है वो भाड़ा इतना ज़्यादा पॉकेट पे हेवी नहीं होता है, तो वो अफोर्ड कर पाते हैं, इसीलिए मेट्रो इतना सक्सेसफुल हो रहा है। तो उसका जो है, जो भी भाड़े का डिसीजन लिया जाता है ये सोच समझ के लिया जाता है, और सिर्फ भाड़े से नहीं,
मेट्रो की कमाई के और भी साधन होते हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जहाँ पर मार्केट्स वगैरह ऐसा सब भी डेवलप किए जाते हैं और वहाँ से भी अच्छी मोटी कमाई मेट्रो की होती है। तो ये सब मिला जुला करके एक ये घाटे का सौदा नहीं रहता। ये कुछ समय के बाद जो है ये इसका रिटर्न्स अच्छा मिलना शुरू हो जाता है, तो फाइनेंशियली वायबल होता जा रहा है प्रोजेक्ट। हालांकि इसमें पॉलिटिकल रीजंस भी मेट्रो प्रोजेक्ट में बहुत सारे आने के इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। हर कोई इसका जो है इसको दूहना चाहता है, हर कोई इसका क्रेडिट लेना चाहता है। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, लेकिन खैर चूंकि ये सस्टेन कर सकता है अपने आप को, इसीलिए ये चल रहा है। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू प्रतुल भैया। आई थिंक इस सेशन के लिए you have covered more than our interesting I would say thoughts, और हमें यकीन है in the coming weeks show, same day same time, you will again come up with another magic from your hat, and you will mesmerize us with yet another captivating topic. So it was wonderful listening to you this time, and thank you so much for giving us such great information. Thank you. Thanks a lot, all of you, for attending and being patient enough to listen to my talk.